20 जून 1991 की शाम कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा नए नए चुने उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिले और उन्हें 8 पेज का एक टॉप सीक्रेट नोट दिया। जब नरसिम्हा राव ने वो नोट पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पहला सवाल यही था, क्या भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है? नरेश चंद्रा का जवाब था, नहीं सर, वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा खराब है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व था, उसकी हालत ये हो गई थी कि अगस्त 1990 आते आते सिर्फ 3 अरब 11 करोड़ डॉलर ही बचा था और ये पैसा भी लगातार कम हो रहा था। जनवरी 1991 में घटते घटते मात्र 89 करोड़ डॉलर तक आ गया था। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व केवल 15 दिनों की बची है। ये शब्द थे उस समय के भारत सरकार के एक सीनियर ऑफिसर के, जो एक सीक्रेट मीटिंग में बोले गए थे। साल था 1991। गर्मी की दोपहर में दिल्ली का प्रधानमंत्री निवास। हर कमरे में बेचैनी थी। फोन लगातार बज रहे थे और उस पर आने वाली हर खबर एक नए खतरे की चेतावनी। भारत 40 सालों से समाजवाद की छाया में पल रहा था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सरकार हर चीज तय करती थी कि कौन बिजनेस शुरू करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, किसको बेचेगा, जिसे लोग लाइसेंस राज के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अब यही व्यवस्था भारत को डुबोने वाला था। 1991 तक भारत पर 72 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ चुका था। देश की अर्थव्यवस्था ठहर चुकी थी। जीडीपी ग्रोथ 1.1% तक गिर गया था। इन्फ्लेशन 17% से भी ज़्यादा हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि देश सिर्फ 15 दिन तक ही गल्फ कंट्री से तेल खरीद सकता था। भारत के खजाने में डॉलर नहीं बचे थे। देश की क्रेडिट रेटिंग गिर चुकी थी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और फॉरेन इन्वेस्टर भारत से मुंह मोड़ने लगे थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत की स्थिति ये हुई कैसे? आखिरकार हमारे खजाने खत्म कैसे होने लगे? देखिए, इसके कई वजह थे, लेकिन भारत को इस स्थिति में पहुंचाने का मुख्य वजह गल्फ वॉर को कंसीडर किया जाता है। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत के लिए ये युद्ध एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का ज़्यादातर हिस्सा गल्फ कंट्रीज जैसे कि कुवैत, सऊदी अरब से इंपोर्ट करता था। युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई रुक गई और जो तेल उपलब्ध था उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। पहले जहां भारत कम डॉलर में तेल खरीद पाता था, अब उसके दोगुने तिगुने दाम चुकाने पड़ रहे थे। भारत का खजाना जो पहले से ही कम था, अब और तेजी से खाली होने लगा। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में लाखों भारतीय मजदूर काम करते थे। युद्ध की वजह से बहुत सारे लोग भारत लौट आए। ये लोग हर महीने अपने परिवार को डॉलर भेजते थे, लेकिन युद्ध के कारण भारत को आने वाले डॉलर और कम हो गए। मतलब भारत दोहरी मार झेल रहा था। पैसे आ नहीं रहे थे, खर्चे 2-3 गुना बढ़ चुके थे। कुल मिलाकर हालात इतने खराब थे कि कुछ अखबार ने तो यहाँ तक छाप दिया कि भारत अपनी सोने की ईंटें गिरवी रखने की तैयारी में है। उस समय भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, वो महज 7 महीनों में गिर जाती है। इसी बीच एक ऐसा नेता जिन्हें लोग ट्रांजिशनल पीएम यानी कि अस्थायी प्रधानमंत्री मानते थे, उन्होंने देश की बागडोर संभाली। नाम था पीवी नरसिम्हा राव। जब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया तो सबको लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री की दौड़ में प्रणब मुखर्जी ने नरसिम्हा राव का साथ दिया था, इसलिए वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें एक बार फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन नरसिम्हा राव के इरादे दूसरे थे। उन्होंने अपने दोस्त इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर को इशारा किया था कि वो अपने कैबिनेट में एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर लेना चाहते हैं।
पीसी अलेक्जेंडर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल और मनमोहन सिंह के नाम लिए थे, लेकिन अलेक्जेंडर मनमोहन सिंह के पक्ष में थे, इसीलिए उन्हें ही मनमोहन सिंह को मनाने की जिम्मेदारी दी गई। पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी आत्मकथा थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड इनसाइडर स्टोरी में लिखा कि 20 जून को मैंने मनमोहन सिंह के घर फोन लगाया। उनके नौकर ने मुझे बताया कि वो यूरोप गए हुए हैं और आज देर रात लौटेंगे। 21 जून की सुबह 5:30 बजे जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उनके नौकर ने कहा कि साहब गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। मेरे बहुत जोर देने पर उन्होंने मनमोहन सिंह को जगा दिया और वो फ़ोन लाइन पर आए। मैंने उनसे कहा कि मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ ही मिनटों में आपके घर पहुंच रहा हूं। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मनमोहन सिंह दोबारा सोने जा चुके थे। उनको किसी तरह फिर से जगाया गया। मैंने उन्हें नरसिम्हा राव का संदेश दिया कि वो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही उन्होंने मुझसे पूछा, आपकी राय क्या है? इस पर अलेक्जेंडर कहते हैं कि अगर मैं इसके खिलाफ होता तो इस समय आपसे मिलने नहीं आता। इस तरह मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया जाता है। लोग चौंक गए, ये आदमी ना चुनाव जीता, ना कोई पॉलिटिकल पावर है इसके पास, इसे वित्त मंत्री बना दिया। शपथ लेने से पहले नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि मैं आपको काम करने की पूरी आज़ादी दूंगा। अगर हमारी नीतियां सफल होती हैं तो हम सब उसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर हम असफल होते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन नरसिम्हा राव जानते थे कि भारत को बचाना है तो किसी राजनीतिक की नहीं, इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के ठीक 2 सप्ताह बाद साउथ मुंबई के रिजर्व बैंक से बंद गाड़ियों का एक काफिला रवाना हुआ। उसके चारों तरफ इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई थी मानो जैसे कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट इस काफिले में जा रहा हो। विनय सीतापति ने नरसिम्हा राव की जीवनी हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखा, इन गाड़ियों में 21 टन सोना लदा हुआ था। ये काफिला 35 किलोमीटर दूर सहार हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर आज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, वहां पर जाकर रुकता है, जहां इसे ले जाने के लिए हेवी लिफ्ट कार्गो एयरलाइंस का विमान खड़ा था। इस सोने को लंदन पहुंचाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख दिया गया। इसके बदले में नरसिम्हा राव सरकार को जो डॉलर मिले, उसी की वजह से भारत के द्वारा लिए गए लोन का रीपेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। उस समय देश की हालत ऐसी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF ने साफ कह दिया था, आपको लोन तभी मिलेगा जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे। इसका मतलब ये था कि सरकारी नियंत्रण हटाइए, प्राइवेट कंपनी को छूट दीजिए, टैक्स सिस्टम सुधारिए और विदेशी कंपनियों को आने दीजिए। इसे शॉर्ट में LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आएगा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं किए थे? आखिर क्यों नहीं हम विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ पर आने दे रहे थे? हमारी इकोनॉमी फेल होने की मुख्य वजह तो यही थी ना कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा नहीं था। तो हम पहले से ही ग्लोबलाइजेशन के तहत विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ जगह दे देते तो हमारे पास फॉरेक्स की कमी ही नहीं होती। आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए, आप सबको पता होगा कि जब हम गुलाम हुए थे तब कोई बंदूक, तलवार और भाला लेकर नहीं आया था हमें गुलाम बनाने, बल्कि इंग्लैंड से एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे व्यापार के बहाने पूरे भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। चूंकि हमें एक कंपनी ने गुलाम बनाया था, इसलिए हमारे अंदर एक डर बैठ गया था कि फिर से अगर कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ आई और हमें फिर से गुलाम बना ली तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए हमने लगभग सभी विदेशी कंपनियों के लिए रास्ते बंद कर रखे थे। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी फेल करने लगी तो हमें मजबूरन 1991 में ग्लोबलाइजेशन के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए मौका देना पड़ा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद में खड़े हुए थे तो उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उनके शब्दों में भारत का भविष्य छुपा था। वे कहते हैं, हम विकल्पों के बीच नहीं, संकट के बीच खड़े हैं।
हमें पुरानी नीतियों को छोड़ना होगा। उन्होंने जो बजट पेश किया था उसमें आईएमएफ के द्वारा दिए गए लगभग सभी शर्तों को मान लिया गया। इस बजट के तहत लाइसेंस राज को खत्म किया गया। यह फैसला भारत में बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस जैसी थी। लाइसेंस राज एक ऐसा सिस्टम था जो 1947 से ही परेशानी का कारण बना हुआ था। इसके तहत अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लगभग 80 सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा जाल था जिसमें अच्छा से अच्छा बिजनेसमैन भी करप्शन का शिकार होता था, और इसके बावजूद इतने नियम कानून कि वह थक हार कर बिजनेस करने से ही मना कर देता था। इसको 1991 के बजट से ही हटा दिया गया, जिससे भारत के लोगों के लिए भी अब बिजनेस करना आसान हो गया। एफडीआई को अनुमति दी गई। भारत में पहली बार विदेशी कंपनियों को आने की अनुमति दी गई। टेलीकॉम सेक्टर, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल सेक्टर की फॉरेन कंपनियां भारत आने लगी। इसी समय पेप्सी, कोका कोला, सुजुकी, होंडा, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम जैसी कंपनियों ने भारत में कदम रखा। इससे रोजगार बढ़ा, टेक्नोलॉजी आई और भारत एक ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ दिया गया। इस बजट के साथ ही तीसरा जो बदलाव किया गया वो व्यापार और उद्योग को खोल दिया गया। टैरिफ घटा दिया गया, गवर्नमेंट कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। दूसरी तरफ बिजनेसमैन के डर को दूर करने के लिए नरसिम्हा राव ने सभी बड़े उद्योगपतियों को मिलने का समय दिया। उनकी अपॉइंटमेंट डायरी बताती है कि वो बजट पेश होने के ठीक 2 दिन बाद यानी 26 जुलाई की सुबह 7 बजे धीरूभाई अंबानी से मिले। उन्होंने जाने माने उद्योगपति जेआरडी टाटा को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिलवाया। ये पहला मौका था जब किसी उद्योगपति को ये सम्मान दिया गया था। इतना सब होने के बावजूद भी देश में राजनीतिक विरोध हुआ। लोगों को बताया गया कि देश बिक गया है। ठीक वैसे ही जैसे आज सरकार अगर किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करती है तो विपक्ष पूरे देश में हल्ला मचा देता है कि सरकार तो देश बेच रही है। लेकिन यही काम जब उस समय कांग्रेस कर रही थी तब कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कहते हुए बवाल मचा दिया कि ये आईएमएफ की गुलामी है, अमेरिका के कहने पर नीतियां बनाई जा रही हैं। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर भी नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हमला बोल दिया। लेकिन नरसिम्हा राव चुप रहे। उन्होंने सारा दोष मनमोहन सिंह पर डलने दिया। क्यों? क्योंकि नरसिम्हा राव को बिल्कुल सेफ गेम खेल रहे थे। जैसा कि पहले ही बताया हूं कि नरसिम्हा राव पहले भी मनमोहन सिंह से कह चुके थे कि अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो हम सब इसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर ये प्रयोग असफल हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह को माना जाएगा और उन्हें वित्त मंत्री का पद खाली करना होगा। 1992 तक हालात बदलने लगे। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा, इन्वेस्टमेंट आने लगे, इन्फोसिस, विप्रो, एयरटेल जैसे नाम उभरने लगे। जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 5.1% तक पहुंच गई। 1993 तक वो लोग जो मनमोहन सिंह को गाली दे रहे थे अब उनकी तारीफ करने लगे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत की तारीफ किया। अमेरिका और यूरोप ने भारत को एक इमर्जिंग पावर कहना शुरू कर दिया। 1991 के फैसलों की वजह से ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 600 प्लस यूनिकॉर्न स्टार्टअप का देश है। अगर 1991 में वो फैसले नहीं होते तो शायद हम आज भी क्लोज्ड इकोनॉमी में जी रहे होते। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करो यार, और अगर कुछ बताना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आ जाओ। जो भी सवाल है पूछ डालो, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।